और अभिवृद्धि। विकास के बारे में बताया था, अभिवृद्धि के बारे में बताया था, ठीक है हमने। तो जो 3 से 4 परिभाषाएं विकास और अभिवृद्धि से पूछी जाती हैं वैज्ञानिकों की, वो हमने बता दी। बताने को तो बहुत हैं, अभी किताब खोलेंगे आप कोई भी उठा लेंगे, उसमें हज़ारों परिभाषाएं विकास से संबंधित लिखी हैं, हज़ारों अभिवृद्धि से लिखी हैं, लेकिन वो पूछी नहीं जाती। पूछी सिर्फ 2 जाती हैं, वो भी हॉरलॉक की पूछी जाती हैं, क्योंकि हॉरलॉक ने ही क्या दिया था, बाल विकास का विभाजन दिया था। और इसी व्यक्ति ने बताया था 0 से 2 वर्ष तक ओनली शैशवावस्था, 0 से 14 दिन तक प्राथमिक शैशवावस्था और 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के लिए उत्तर शैशवावस्था होती है। यानी कुल मिला के एक परिभाषा और पूछी जाती है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 0 से 2 वर्ष का काल जो होता है वो शैशवावस्था का होता है, हॉरलॉक होता है। और हॉरलॉक का विभाजन वास्तव में बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि हॉरलॉक महोदय ने ही बांटा था, जिसको आप अब लोग पढ़ते हो उसमें परंपरा, नैतिक विकास के सिद्धांत में पढ़ते हो, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर और पूर्व परंपरागत स्तर। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नैतिक तर्कणा का सिद्धांत सीटेट में बहुत पूछा जाता है, यूपीटीटी में वैसे नहीं पूछा था। यूपीटीटी का तरीका दूसरा है पूछने का। यूपीटीटी में सिर्फ पूछेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा के सिद्धांत में कितने चरणों का प्रतिपादन किया, बस वही 3, 4, 5 चरण पूछ के चले जाते। उनका लेवल बहुत लो है, लेकिन सीटेट का पेपर जब बनाता है तो बढ़िया से पेपर बनाता है, ठीक है। जैसे उसमें सुना होगा आपने, सीटेट भी लग गया है आपका उसके बाद। और जिन लोगों का टीटी सुपर टीटी पास नहीं है वो विशेष ध्यान दें, टेट तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ में सीटेट के प्रीवियस ईयर की बुक उठा लें और उसको लगाते रहें। 1-2 घंटा डेली लगाएं एक पेपर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको समय मिलेगा नहीं और चूकना नहीं है। और बहुत किस्मत से आपको दोनों एक पास मिल गए हैं और दोनों के रिजल्ट सुपर टेट से पहले आ जाएंगे। तो अगर कोई मान लो चूकता है तो एक मौका और रहेगा उसके पास, ठीक है। और उसके बाद जैसे 28 नंबर को पेपर होगा, जो भी हमारे पास 10-12 दिन मिलेंगे परीक्षा को, सीटेट प्रैक्टिस करवा देंगे अगर आप लोग चाहोगे तो। सीटेट भी मान लो किसी का नहीं है तो वो भी कवर हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर तो रिजल्ट आए, फिर सुपर टेट की करो, बिगुल बच जाएगा सुपर टेट का, मान के चलिए। वही दिसंबर में जो है ऐलान हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ चुका है, दिसंबर में ऐलान कर दिया जाएगा सुपर टेट का। और ऐलान का मतलब ये है कि 2 महीना ही केवल देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे। ये सरकार नहीं देने वाली है आपको कि सोचो चुनाव के बाद होगी परीक्षा। जो होगा चुनाव से पहले होगा। नियुक्ति पत्र भी आपको चुनाव से पहले बटेगा, क्योंकि यही एक सरकार ऐसी है जो नियुक्ति पत्र बंटवाने का दम रखती है। बाकी किसी सरकार के पास दम नहीं है। और उठा के देख लो इतिहास, मायावती आई, देख के चली गई, आज भी नहीं निपट पाई, आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। पड़ी है 72,825। अखिलेश यादव जी आए, 12,400 लाए, आज भी फंसी पड़ी है कोई उसका उपाय? लेकिन ये आए और 2 की 2 लाए और 2 की दोनों इन्होंने ज़बरदस्ती पूरी कराई। बोला 5 सितंबर को देंगे तो 5 सितंबर को ही दिया। फिर चाहे डबल बेंच में अपना जज बैठा के बेंच चेंज करनी पड़े, अपना जज बैठाएंगे, अपने हिसाब से ऑर्डर देंगे। और भर्ती तो होगी, कैसे रोक लोगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा, 3 महीना लड़ाई किया और 3 महीने की लड़ाई के बाद क्या हुआ? कहीं ठीक है करेंगे, तो 3 महीना तुम क्या कर रहे थे? 3 महीने तुमने कहा कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और 3 महीने बाद बेरोजगारी दिवस जैसे घोषित किया आप लोगों ने, मोदी जी का फ़ोन आया, क्या कर रहे हो? कहीं साहब कर रहे हैं, कहीं कल का कल फाइनल करो, कोर्ट में जो भी लगाए वापस लो। तुरंत गया वहाँ पे, कहीं हम अपना बयान वापस लेते हैं, हम केस नहीं करते हैं, हम भर्ती पहले ही वाले ऑर्डर पे कर देंगे। और देखो दूसरे दिन बंटने लगा कि नहीं बंटने लगा नियुक्ति पत्र। तो ये है सरकार का ओहदा। तो ये बांटेगी आपको नियुक्ति पत्र पहले, तो इनके चक्कर में मत रहना। 2 महीना मिलेगा सुपर टेट का, केवल 2 महीना, क्योंकि जनवरी फरवरी उसके बाद चुनाव लग जाएगा, ठीक है। और भर्ती तो ये करा ही ले जाएंगे, क्योंकि देखा 69,000 में भी इन्होंने आचार संहिता लगने के बाद परमिशन ले ली थी चुनाव आयोग से। और नियुक्ति पत्र देख रहे थे, कोरोना में जब आदमी घर से नहीं निकलता था तब नियुक्ति पत्र बट रहे थे, नहीं बट रहे थे। स्पेशल कंडीशन थी, बाहर पुलिस वाले पकड़ने, नियुक्ति पत्र दिखा दो, जा रहे हैं लेके काउंसलिंग कराने, कहीं जाओ जाओ जाओ, फैलाओ कोरोना जितना फैलाना हो, ठीक है। भर्ती के नाम पे कोरोना जिंदाबाद। चलिए, अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे। साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमारा जीवन विकास पे चलता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभिवृद्धि। अगर किसी व्यक्ति की अभिवृद्धि रुक गई तो उसका विकास संभवतः रुक ही जाएगा, क्योंकि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है। और ये चाइल्ड साइकोलॉजी आपको हमने बताया था कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाता है। मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था से प्रौढ़ा वृद्धावस्था तक का है। लेकिन बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, प्रश्न यही आता है वहाँ पे किताब, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक।
ठीक है ना, एडोलेंस तक किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आता है, बहुत पूछा गया है कि मनोविज्ञान में चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन कहाँ से किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक करते हैं। ठीक है, चलिए, तो विकास और अभिवृद्धि की बात करें तो विकास के बारे में कल हमने बताया था, हॉरलॉक महोदय ने क्या कहा था, हॉरलॉक महोदय ने कहा था, क्या कहा था, विकास के परिणाम स्वरूप ही किसी व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। बिल्कुल सही सी बात है। एक व्यक्ति जब थोड़ा डेवलप्ड हो जाता है तो उसका जो बोलचाल होता है, उसका रहन सहन होता है, उसके जो रिजल्टेंट होते हैं बदल जाते हैं। दूसरी बात, हॉरलॉक ने एक और परिभाषा हमने लिखाई थी, क्या कही थी, कहा था कि अभिवृद्धि जो विकास जो होता है वो सिर्फ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। अभिवृद्धि जरूर विकास में निहित होती है लेकिन सीमित नहीं होता, इसमें खुद का एक अपना परिपक्वता का क्रम होता है और ये उसी का अनुसरण करता रहता है जीवन पर्यंत। मरते दम तक भी अगर आईसीयू के वेंटिलेटर पे भी लेटे होगे ना तो भी पता चल जाएगा बीपी इतना होगा तो हम मर जाएंगे, या इतना गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे। या यहाँ तक कि लोग अस्पताल में जो एडमिट हो जाते हैं वो तक दवाइयाँ तक जान जाते हैं, या उनके साथ जो तीमारदार होते हैं वो भी आधे डॉक्टर बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं, आधे डॉक्टर बन जाते हैं, उनको सब पा जाता है, ब्लड रिपोर्ट देखना आ जाता है, दवाइयाँ लिखना आ जाता है, सब कुछ। तो ये भी क्या है, विकास ही तो है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मगर धीरे धीरे, किसने कहा था, किसने कहा था, स्किनर महोदय ने कहा था। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाएंगी अगर आएंगी तो। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद इंडिविजुअल कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। कल हमने आपको बताया था ब्रेन के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, ब्रेन। तो ब्रेन, अब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और ब्रेन नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेन का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं, जिसमें इस इंट्रोडक्शन में आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका विज्ञान का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, ब्रीफ वाला विज्ञान नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम लोग मनोविज्ञान में इसको स्नायु मंडल के नाम से पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में सबसे पहले किसको वरीयता दी जाती है, स्नायु मंडल को, कि स्नायु मंडल से विकास होता है किसका, केंद्र से बाहर की ओर, निकट से दूर की ओर। स्नायु मंडल का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है मनोविज्ञान में, केंद्र से बाहर की ओर। यानी केंद्र मतलब जो बीच के सेंटर के ऑर्गन, हार्ट, लिवर, किडनी, फेफड़ा, इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हाथ, पैर, नाखून और उंगलियों का निर्माण होता है। ये कहा था मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो इसको डेवलप करने के लिए किसको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, बुद्धि के सिद्धांत हो गए, जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत हो गया, ये सब किस पे डेवलप्ड हैं, ये सब किस पे आधारित हैं, ये सब आधारित हैं स्नायु मंडल। इसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हो, अगर नर्वस सिस्टम नहीं हुआ तो फिर क्या विकास हो सकता है। कोई भी बच्चा अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या उसका आईक्यू लेवल गिर जाए या उसका स्नायु मंडल डेवलप ना हो पाए तो उसकी ग्रोथ हो सकती है कभी भी, और जब ग्रोथ नहीं होगी तो उसका विकास तो बहुत दूर दूर तक नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि हमने बताया था विकास में कितनी चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें। बाल विकास के कितने पक्ष हैं, 5, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर शारीरिक पक्ष नहीं लेंगे तो विकास क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। क्योंकि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है, शारीरिक पक्ष। और इसीलिए वाटसन ने एक परिभाषा भी दी है, शैशवावस्था सभी विकास की अवस्थाओं में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शैशवावस्था में सबसे तीव्रतम क्या होता है, शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस अवस्था में हो जाएगा, शैशवावस्था में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो अभिवृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभिवृद्धि में स्नायु मंडल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अच्छा बताओ विज्ञान क्या कहता है, आ जाइए, विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि सबसे पहले बच्चे में किसका निर्माण होता है, बताओ। विज्ञान के अकॉर्डिंग सबसे पहले शरीर में जब भ्रूण बनता है तो किस अंग का निर्माण होता है, हार्ट का निर्माण होता है, हृदय। किसका निर्माण होता है, हृदय का। लेकिन मनोविज्ञान कहता है सबसे पहले स्नायु मंडल का निर्माण होता है। ये फर्क है विज्ञान में और मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान सिर्फ मन की बात करता है, इसलिए किसको इंपॉर्टेंट देता है। और हम सब जानते हैं पीछे मेरुरज्जु का बड़ा हुआ भाग ही क्या है, ब्रेन है। इनको वही चीज़ समझ में आएगी मनोवैज्ञानिकों को जिसका संबंध किससे होगा, मस्तिष्क से होगा। समझ गए, इनको हृदय से क्या लेना देना, हृदय से तो कोई सिद्धांत आया नहीं मनोवैज्ञानिक का। तो उसी आधार पर नर्वस सिस्टम की बात करें तो छोटा सा नोट बनाना, और ये आपका साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको या तो पर्यावरण में मिल सकता है या तो विज्ञान में मिल सकता है, और खुदा न खास्ता यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उनको पूछने में शर्म नहीं आती। जब वो टीटी वाले ये पूछ सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, वो टीटी में लगातार पूछ रहे हैं, बैक टू बैक पूछ रहे हैं डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम। और वास्तविकता में डाउन सिंड्रोम बहुत बड़ी चीज़ है, आप अभी नहीं जानते हो। जब कोई गर्भावस्था में होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक जांच जरूर कराते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम का संबंध होता है बच्चे में मस्तिष्क विकार से।
अगर हम सही समय पर मस्तिष्क विकार को जज कर ले गए तो उस बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है। हम हो सकता है ट्रीटमेंट करके उसका इलाज कर सकते हैं, उसको वो सप्लीमेंट दे सकते हैं दवाइयों के माध्यम से कि उसका ब्रेन डेवलप्ड हो जाए। अगर सोचिए हम उसका ब्रेन डेवलप नहीं कर पाए तो आगे चल के सोचिए कितनी समस्याएं हो जाएंगी। होती भी हैं, नहीं होती? नहीं होती क्या भाई? होती हैं। तो इसी आधार पर क्या बताया हमने आपको? हाँ, तो डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है। कौन सी जो साइंस में पूछेगा तो साइंस में यही जूनियर में क्वेश्चन आता है, तो उसमें बोलता है डाउन सिंड्रोम में किस जोड़ी का गुणसूत्र अतिरिक्त जुड़ जाता है? तो 21वीं जोड़ी का जुड़ जाता है। जब अनुवांशिकता वातावरण पढ़ाएंगे तो हम आधा आपको अनुवांशिकता ही पढ़ा देंगे विज्ञान वाला, ताकि आपका विज्ञान का भी क्वेश्चन अगर आता है तो ना बाहर जाए, और इसमें जो आएगा तो आएगा ही, कोई दिक्कतें नहीं है। इसमें उतना लेवल का पूछेंगे ही नहीं। तो नोट डाल के डालिएगा, हेडिंग डालिएगा। देख कल हमने क्या बताया था आपको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं? 2। कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें आती हैं? एक ब्रेन आता है हमारा मेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो लिख लीजिएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके साइंस का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। अभिवृद्धि की बात हो रही है, ब्रेन से संबंधित बात हो रही है, तो पढ़ लो, 1 नंबर का आता जरूर है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो होता है ये आपका महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाता है, और स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत। कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का बढ़ा हुआ हिस्सा क्या होता है? ब्रेन। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है ब्रेन हिस्सा है, तो वहाँ दे देता है मेरुरज्जु, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तो टिक मार दीजिएगा, ठीक है। ब्रेन किसका हिस्सा होता है? समझ गए बात को? चलिए, एक काल्पनिक ब्रेन बना लीजिए। ये रियल ब्रेन नहीं है, लेकिन आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। और इनको याद रखिएगा, अक्सर पेपर में पूछ लेता है। ये हमारा वाला ब्रेन है, काल्पनिक ब्रेन। ये दुनिया में किसी किताब में आपको नहीं दिखेगा। ये सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक। वैसे तो ये आलू में बनता है, कभी अवसर मिलेगा तो आलू में बना के दिखाएंगे आपको। ये नारियल में तो नहीं बना सकते, लेकिन आलू में बना के दिखाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ब्रेन आपको दुनिया में किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पूछेगा ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? बताओ। ब्रेन पढ़ रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ रहे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। किसका? मनुष्य का। हमारा सीपीयू कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके 2 पार्ट हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है स्पाइनल कॉर्ड का, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चल के इसमें जब साइंस पढ़ेंगे तो हम लोग, अच्छा आप लोगों के लेवल पता है, सिंपल सा पूछेगा कहेगा कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व फाइबर्स को क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। बहुत बार पूछा गया आपके लेवल पर। लेवल बहुत जरूरी होता है, ज्ञान अपनी जगह है, किस परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो अपनी जगह है। ज्ञान देने को बदला हम ज्ञान देते चले जाएं, जैसे मैथ है, मैथ सीजीएल की मैथ अलग है, यूपीएसआई की मैथ अलग है, एसएससी की मैथ अलग है, और यूपीटीईटी की मैथ महान है। ये महान मैथ है, ये अलग मैथ आती है, मतलब थोड़ा डिफरेंट। तो मैथ कैसे पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैथ आपने किस लेवल पर जाके पढ़ा ये इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले तो जो ब्रेन होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। बना लो भैया 3 हिस्से, यही 3 हिस्से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा, और आपको एक क्वेश्चन साइंस का यहीं पर तैयार, ठीक है। हमको साइंस की क्लास नहीं लगाने की पड़े, हमको जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी हम लपेटेंगे। और ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है कि जब भी पेपर बनेगा एक क्वेश्चन जरूर धर देता है यहाँ से उठा के, ठीक है। चलिए, तो ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ब्रेन को क्या करते हैं? फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। कौन सा ब्रेन? ये हिंदी में इसको अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। लिख लीजिए फोर ब्रेन, या इसी को अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अरे इसी को तो मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, यही तो है मन का विज्ञान। कोई इसी को आत्मा का कहता है, कोई इसी को चेतना का कहता है। चेतना का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। थोड़ा सक्रिय रहिएगा, बोलने का प्रयास करिएगा, और नहीं बोल पाते हैं अगर कोई तीसरा बोलता है तो उसके साथ दोहराने का प्रयास करिएगा, चुप मत रहिएगा, नहीं तो फिर याद नहीं हो पाएंगे लास्ट तक ये आपको, ठीक है। चेतना का विज्ञान किसने कहा था? 2 वैज्ञानिकों ने कहा था, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। विलियम वुंट, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु, अरस्तु, सिर्फ अरस्तु। कोई और मिल जाए तो मार देना, प्लेटो भी मार देना और
सुकरात भी मार देना, लेकिन सबसे पहले वरीयता किसको देना? अरस्तु को। अरस्तु एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। जैसे न्यूटन ने किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, भले ही वहाँ उनकी वाहवाही हुई हो या ना हुई हो, घुसे रहते थे हर जगह। कई कई जगह पे उन्होंने अपनी बेइज्जती भी करा ली, जैसे कि वेव मोशन में, तरंग गति में ना न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया होता, ना लाप्लास जिंदा होते। लाप्लास संशोधन आया था, गामा पी बाई डी आ गया था, वो ज़्यादा फेमस था। न्यूटन ने कहा था कि अगर सुपरमार्केट जाना है तो भीड़ वाली रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, सघन माध्यम से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। और जबकि एक लाप्लास ने कहा कि अगर विरल माध्यम से नहीं सन्नाटे से जाओगे तो जल्दी। जब प्रकाश की चाल नापी गई तो सही कौन हो गया? लाप्लास। इसलिए लाप्लास का नियम पढ़ा जाता है। फिजिक्स में आपको आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ से आ सकता है लाप्लास संशोधन से। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क, बीच वाले मस्तिष्क को क्या कहते हैं? लिख लो, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। अभी ऐसे ही पढ़ो, फिर इसके अंदर अभी बांटते हैं आपको, ठीक है। और उसका सबसे लास्ट आता है आपका कौन सा ब्रेन? हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? हिंड ब्रेन, HIND, हिंड, हिंड ब्रेन। और इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पीछे का हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। आगे का हिस्सा ये ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा। हमने बेड़ा बेड़ा बनाया है, लेकिन ये सीधा करो और सीधे घुसेड़ दो हमारे अंदर। तो जो पीछे जा रहा है वो ये है, ठीक है। बीच में आपका ये है, और सबसे आगे क्या है? सबसे आगे सफ़ेद सफ़ेद। जब कोई कभी एक्सीडेंट देखे हो? नहीं देखे हो? कभी खुली हुई खोपड़ी नहीं देखे हो? ट्रक जा रहा हो, पिच जाए, निकल आए बवाल बाहर, तो वो देखे होगे, सफ़ेद सफ़ेद देखते होगे, दैट इज सेरेब्रम। वही, हाँ वही भेजा, कहीं भेजा नहीं इनका, सेरेब्रम। सेरेब्रम ही जो होता है उसी के अंदर सब कुछ होता है। तर्क करना, विचार करना, हम आपको अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान अभी पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको मनोविज्ञान के तरीके से बताएंगे किससे हम विचार विमर्श करते हैं, किससे हम सपने देखते हैं, ठीक है, किससे हम किसी से नफरत करते हैं, किससे हम किसी से प्यार करते हैं, कौन कौन हिस्से उसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नाम से भी पता चल जाएगा कि हाँ लग भी रहा है यार ये यही काम करेगा। चलिए, तो अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क में सिर्फ 2 लोग आते हैं। अग्र मस्तिष्क में सिर्फ 2 लोग आते हैं। नाम लिखना, लिखो, ऑल्फैक्टरी लोब्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और आपने अभी तक विज्ञान में केवल 3 नाम पढ़े होंगे मस्तिष्क के। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। 3 पढ़े हो ना? यही 3 मुख्य होते हैं, लेकिन इनसे भी रिलेटेड 2 और जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए, अग्र मस्तिष्क के 2 हिस्से लिख लीजिएगा। हिस्सा नंबर 1 ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। जैसे सेरेब्रम याद रखते हो वैसे ऑल्फैक्टरी लोब्स याद रखना। काम बहुत अच्छा है इसका, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ बैठ के स्मेल लेते हो ना आप लोग, स्मेल आती है कि नहीं आती है? तरह तरह की स्मेल, मीठे की स्मेल, कड़वे की स्मेल, अरे वो जबान का काम होता है। अच्छी खुशबू, बुरी खुशबू जो आती है वो आपको सेंस कराने का काम यही करता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। जितना भी सूंघने संबंधित काम होता है वो किससे होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स से होता है, ठीक। दूसरा पार्ट आपका होता है सेरेब्रम, ये तो सब लोग जानते हो, सेरेब्रम, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम होता है विचार विमर्श करने का। तो एरो मार के लिख लेना, विचार विमर्श। विचार, हम देखो आपको साइंस नहीं पढ़ा रहे, इसीलिए हम उसका जो अर्थ बता रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बता रहे हैं, किसका काम क्या है। और साइंस भी इसी काम को मानता भी है, ऐसा नहीं कि साइंस नहीं मानता, साइंस भी मानता है। सेरेब्रम का काम क्या होता है? ये किसके हिस्से हैं? अग्र मस्तिष्क के। किससे हिस्से हैं? अग्र मस्तिष्क के। आगे बढ़ो, पहुंचो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखो, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, लिखिएगा। मिड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, लिखिएगा। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि सुने होंगे, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पूछा जाता है बहुत। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में कहाँ पर स्थिर होती है? अब वो थक गया है कि सबसे मास्टर ग्रंथि किसे, ये रिक्शा वाला भी जानता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। अब ये नहीं आता टी सुपर टेट में, ठीक है, घटिया टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं।
अब पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में डिपेंडेबल है, तो ब्रेन के ही हिस्से में पाई जाती है, बीचों बीच में होती है, और यह है हाइपोथैलेमस। इसका नाम क्या है? हाइपो। अब हाइपो का मतलब कल्पना, तो जितनी आप कल्पनाएं करते हो ना, रात में सो रहे हो, हम काश ये होते, हम ये हो गए, हम काश ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, या बैठे बैठे कहीं और चले जाते हो, या अद्वितीय प्रेम किसी से करने लगते हो बैठे बैठे, है ना, कल्पना, जितनी भी हवा में काम करते हो ना, हाइपो का मतलब जिसका कोई सबूत नहीं है और तुम्हारा शरीर कर रहा है, वो कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस कराता है। यानी ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हाइपोथैलेमस। जिस चीज़, जो भी क्रिया तुम कर बैठो और उसका कोई सबूत ना हो किसी के पास, वही क्या कराता है? हाइपोथैलेमस। अब सोच लेना, तुम जो कुछ भी दिमाग से कर रहे हो जिसका कोई सबूत, किसी, अब बैठे हो किसी को मनी मन तुम सुना रहे हो अंदर ही अंदर, कोई सबूत है? ये कौन ताकत दे रहा है? हाइपोथैलेमस। देख लीजिए, कल्पना शक्ति, कल्पना विचार जो करते हैं वो सब किससे करते हैं? हाइपोथैलेमस से करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हिस्सा जो हमारा आता है वो आता है लास्ट, हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, एक तो आप जानते ही हो मेडुला, मेडुला याद रखना, मेडुला ना ओब्लांगाटा समझ पाए, लिख लो ओब्लांगाटा, ये हिंदी में लिखना चाहो मेडुला। अब इसको आपको याद रखना ही रखना हो, कोई विकल्प नहीं आपके पास। ठीक है, मेडुला ओब्ला, हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे 1857 याद रखते हो वैसे इसको भी याद रखो। मेडुला ओब्लांगाटा का मतलब 1857, हाइपोथैलेमस का मतलब बक्सर का युद्ध। ठीक है, और सेरेब्रम भी आपको याद करना ही करना है, इसमें मुंह नहीं बना। जैसे आप जीएस और करंट बड़ा उत्साह के साथ याद करते हैं ना, वैसे इनको भी याद करना पड़ेगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। चलिए, तो ब्रेन के कितने हिस्से? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पेपर में मान लो साइंस के पेपर में आ गया कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस भाग से संबंधित है, वहाँ ऑप्शन दे देगा अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तो क्या बताओगे? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अगर मान लो आ जाए मेडुला ओब्लांगाटा मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है, तो क्या बताएंगे? हिंड ब्रेन का हिस्सा, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, बता लेंगे। चलिए, मेडुला ओब्लांगाटा और इसका ऑप्टिक लोब्स लिख लीजिएगा, 2 हिस्से होंगे इसके भी, ऑप्टिक लोब्स। ठीक है, ऑप्टिक लोब्स का काम भैया इतना होता है, जो हम तत्काल से एकदम से जो चीज़ सेंस करते हैं ना, जैसे आपने देखा हो कि पीछे से कोई एकदम से कहा कुत्ता आ गया, तो आप एकदम से पीछे देखते हो कि आगे देखते हो, या एकदम से आपको किसी ने कोई गर्म वस्तु पकड़ा दी और एकदम से आप छोड़ देते हो। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे, जो तत्काल, आप ऐसे लिख सकते हो, कल हमने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लिख लो रिफ्लेक्स एक्शन, और इसका मनोविज्ञान में बहुत उपयोग पड़ता है रिफ्लेक्स एक्शन का। आदि मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों ने रिफ्लेक्स एक्शन को ही टारगेट किया है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया, जो हम तत्काल बिना सोचे समझे किसी के प्रति दिखा दें, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मान लो कोई अभी बहुत तेज़ी से जा रहा था, एकदम से गिर गया, तो हम बिना सोचे समझे, हमारा दिमाग काम नहीं करता। अरे कभी कभी आपका भी दिमाग काम नहीं करता हड़बड़ाहट में, नहीं समझे बात को। अरे मतलब जैसे टीटी के एग्ज़ाम में गए, इतना तेज जल्दी में थे कि हड़बड़ाहट में 0 की जगह 1 भर दिया। न सेरेब्रम काम देता है उस समय, विचार विमर्श की क्षमता भी चली जाती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, हड़बड़ाहट में इंसान, किसी लिए कहते हैं हड़बड़ाहट नहीं चाहिए किसी को, हड़बड़ाते समय सेरेब्रम काम नहीं करता, और उसमें आप सोच नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। नहीं करते कभी? आपने कभी महसूस नहीं किया इस चीज़ को? नहीं किया है तो करिएगा। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि काहे के लिए उत्तरदायी होती है? अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ज़्यादा निकाल देगी हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलते हैं? अरे भैया नोट डाल के लिखो, किनारे नोट डालो, ये भी यहीं लिखो, 1 नंबर का आएगा यार, ये भी लिखो, आएगा जरूर। इसी बार टीटी सुपर टेट में मिलेगा आपको, और सुपर टेट नहीं, ईवीएस में भी पूछ लेते हैं। ईवीएस में कभी कभी पूछ लेते पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, नहीं आता? आता है, ईवीएस में भी 1 नंबर का आ जाता है जनरल साइंस में। और पिछली बार तो ईवीएस ने कमाल किया था, ईवीएस का ई भी नहीं पूछा था, केवल साइंस भूगोल बस। जैव मंडल की तो धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने, मतलब पूरी बेइज्जती कर दी ईवीएस के पेपर की। पता नहीं कौन पेपर बनाया था ईवीएस का, खैर छोड़ो। तो हेडिंग डालो पीयूष ग्रंथि, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लो, पेपर में आ सकता है।
जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग जरूर नोट बना के लिख लेंगे। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, बहुत पूछा जाता है पेपरों में, वनडे एग्जाम का सुपरस्टार क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, एक नहीं बल्कि 4 हार्मोन निकलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 1 हार्मोन जिसका नाम होता है क्या, ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम होता है उसका, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। एक हार्मोन और बहुत पूछा जाता है, लिख लेना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बहुत पूछा जा रहा है आजकल ये क्वेश्चन, पूछेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, लिख लो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं पढ़ाई नहीं जाती मनोविज्ञान में, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जानकारी रखो, क्योंकि हमको मालूम है तो हम आप तक स्थानांतरण मरवा देंगे, और आज नहीं तो कल पढ़ना ही है, तो लगे हाथ थोड़ा सा जान लो। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम होता है, कौन बताएगा आप में से। प्रोलैक्टिन हार्मोन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मोन नहीं आता पेपर में, सब जगह आता है। दुनिया का कभी भी कोई भी एग्जाम होगा ना, हार्मोन से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अभी हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारी अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो है, कोई लिख के दे दे हमें, नहीं है उत्तरदायी। पीयूष ग्रंथि से ही तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ज़्यादा निकल जाए तो खली बन जाओ, कम निकल जाए तो राजपाल यादव बन जाओ। कम निकलेगा तो विकास ही नहीं होगा, ठिर रहे भर के रह जाओगे, ज़्यादा निकलेगा तो विशालकाय बन जाओगे, समझ गए। तो ग्रोथ हार्मोन ही हमारा रुक जाता है, इस वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक। प्रोलैक्टिन हार्मोन याद रखना कहाँ से निकलता है और इसका काम क्या होता है, कोई बताएगा आप लोगों में से। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। किसी को भी पता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, नहीं पता है तो एक तीर मार कर लिख लेना। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क किसका, मॉडिफिकेशन का। जो मिल्क बनता है बच्चों के लिए, उसको जो मॉडिफिकेशन, उसको जो बनाने का काम करता है, उसको तैयार करने का काम करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सोच लो आप। सोचो बच्चा माँ के गर्भ में आता है और भगवान जी का साइंस देख लो कितना गजब का है। आप कहते हो ना आपसे ज़्यादा चिंता उनको है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो 6 माह पूर्व ही भगवान जी प्रोलैक्टिन हार्मोन को भेज देते हैं और कहते हैं जाओ, जो बच्चा आ रहा है नवजात शिशु, जो छोटा सा मासूम, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो जाके। 6 महीने पहले से ही भोजन की व्यवस्था हो जाती है। तो सोचो कितनी चिंता है उसको। अगर आप सही से रहोगे तो वो आपको फिर कहीं ना कहीं सेट कर देगा, आपकी भोजन की व्यवस्था कर देगा। अगर आप सही से नहीं रहोगे तो वो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भगवान जानते थे प्रोलैक्टिन हार्मोन, ने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उन्होंने बहुत पहले पढ़ रखी थी। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उन्होंने डाल दिया था कि ये क्या करेगा, मिल्क का निर्माण करेगा। और एक और क्वेश्चन बनता है, नाम सुने होंगे ऑक्सीटोसिन, ये भी लिख लो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन डब्बे में बंद कर लो। देखो हम कहीं कहीं साइंस घुसेड़ेंगे बीच में थोड़ी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि हमारे राइस नहीं होगी और हम वही घुसेड़ेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको ज़बरदस्ती हम कुछ भी लिखा देंगे कि उससे आपको नुकसान हो जाए। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस हैं। भगवान ने तो सबसे अपडेट जानवर बनाया ही था हम लोगों को, लेकिन हम राक्षस भी हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये एक ऐसा हार्मोन भगवान ने बनाया था कि सोचो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसको दी भगवान ने, हमारी माँओं को दी, नहीं दी। आज वो ना होती तो हम लोग होते इस दुनिया में। सोच लो, बता दूँ आपको, कहते हैं कि जितना दर्द मांसपेशी नस चढ़ जाने पे दर्द होता है ना, आप उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उसका 75 गुना दर्द उनको होता है जब प्रसव का टाइम होता है। समझ रहे हैं? तो सोचिए कितना दर्द वो आपके लिए सहती हैं। तो इसलिए उनको जो दर्द देता है वो रिवर्सिबल में उससे 3 गुना। एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हर जगह लागू होता है, आध्यात्म में भी लागू होता है। इसको भगवान ने भी कहा है, जैसी करनी, तो न्यूटन ने भी उठा के वही कह दिया, हर क्रिया का एक रिजल्टेंट कंटाप रूल। किसी को हर्रा के कंटाप मारो, रिवर्सिबल का तुम्हारा गाल सवराएगा, वो भी कुत्ते फोर से हर्रा के देगा। और न सिद्ध हो तो कभी एक्शन रिएक्शन चेक करना हो तो किसी को मारो खींच के, एक ठो वो पलट के तुम्हारे मार देगा। नहीं यकीन, कह दो उनके मारेंगे तो मार ही देंगे, तो दीवार पे मार के देख लो, वह मारेगा। बाद में ऐसे ऐसे करोगे, गुस्से में बहुत लोग मार देते हैं, बाद में ऐसे ऐसे करते हैं, अरे यार लग गया यार बहुत तेज है ना, तो दीवार भी आप पर रिएक्शन देती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसलिए आया, भगवान ने बनाया था कि लास्ट टाइम में एक स्पेशल जिम्मेदारी उन्होंने हमारे यहाँ दी है
ठीक है, माओ को, तो उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी के हार्मोन की व्यवस्था भगवान जी को करनी थी, तो उन्होंने किया ऑक्सीटोसिन। इसका बहुत बड़ा काम होता है। पहले तो ये मांसपेशियों में शिथिलता ला देता है, इतनी भयंकर शिथिलता लाता है कि मांसपेशियां ऐसे दबा देते हैं तो आदमी के दर्द होने लगता है। ये कहता है उस समय चाहे जितना खींचो बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मांसपेशियां इतनी खींचती हैं तब भी कोई पेन नहीं होता। फार्मूला नंबर 1। दूसरा, इसका काम होता है लास्ट में इमरजेंसी कंडीशन में जो भी दूध प्रोलैक्टिन हार्मोन ने बनाया था उसको खींच के लाना, उसको खींच के लाना, और लास्ट में सिक्रीशन भी कराना। और सुनो, अगर लास्ट में मान लो किसी दिक्कत से प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी के अनियंत्रण से नहीं बन पाया या नहीं बना पाया जाता, तो अटेंडम कंडीशन में ये बनेगा शक्तिमान और धड़ 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 मिल्क का निर्माण कर देगा। मतलब कुल मिला के बच्चे को भूखा नहीं रहना। एक लास्ट में टास्क फोर्स भगवान ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम की और शिफ्ट कर रखी है कि जैसी ज़रूरत होगी हम वैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इस हार्मोन को निकाला और भैंसी में लगा दिया। सुबेरे 25 लीटर दूध। हमने इस हार्मोन को निकाला, छोटी छोटी बच्चियों में लगा दिया, उनका उम्र मात्र 12 साल, शरीर उनका 26 साल का। कितना गलत कर रहे हैं हम लोग, तो उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना हम लोगों को। ब्रेन इसीलिए इस पर बैन है ऑक्सीटोसिन पर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको नहीं मिल सकता कहीं भी और लगा भी नहीं सकते आप। ये रात में लौकी में लगाया, इतनी बड़ी लौकी रही, सवेरे इतनी बड़ी हो गई। बिक रहा है बाजार में, नहीं बिकता। वही हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पीयूष। मास्टर वो होता है जो सबको कंट्रोल करे, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन इसी के पास हैं, पीयूष ग्रंथि के पास। समझ गए बात को? इवन आपके जो प्रजनन के टाइम, मतलब जो आपके जो जनन हार्मोन होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, जनन नहीं सुना है? जनन हार्मोन सुना होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन सुना होगा आपने, है ना? ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, मेन हार्मोन यहीं से निकलता है, वही जाके बताता है ओवरी तुम ओवम दो और टेस्टिस तुम स्पर्म दो। स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो क्या बनेगा? एग बनेगा। एग का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन का क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद भ्रूण का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और बनेगा सबसे पहले क्या? हार्ट, फिर स्नायुमंडल। ठीक है, और स्नायुमंडल यही होता है, ये काम होता है ब्रेन का। अब इसको मनोवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से पढ़ाया, साइंस इसको इस ढंग से पढ़ाती है। साइंस का तरीका ये है, मनोविज्ञान का तरीका ये है, दोनों का एक ही, बस खाली मनोविज्ञान प्रत्यक्ष प्रूफ नहीं देती, साइंस प्रूफ देती है। ठीक, इतनी बात हो गई, इसको मिटा दीजिए, मनोविज्ञान में वापस आ जाइए। हमने पूरे हार्मोन नहीं बताए, केवल 2 इंपॉर्टेंट बताए आपको। ठीक, तो इसलिए सोच लीजिए कि आप लोग हैं, कभी भी अपनी माता जी का मन मत दुखाइएगा ना, यकीन मानिए जीवन पर्यंत रोएंगे। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट बात है, और जो लोग नहीं मानते हैं वो बाद में फिर पछताते भी हैं। चलिए, अच्छा, इतनी बात हो गई। पूरा कनेक्शन है, समझ लीजिए, और कनेक्शन इतना गजब का है क्या बताएं। सब मिलता है, सब प्रूफ होता है एक दूसरे से, लेकिन अब यह है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मिड ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बिल्कुल बीच में होता है, वहाँ पर कैविटी होती है, उसी में इतनी बड़ी सी रहती है पीयूष ग्रंथि, और खूब हार्मोन निकलती है। ठीक है, जब हार्मोन टॉपिक पढ़ेंगे, जब एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे आप। चलिए, आ जाइए अभिवृद्धि में। तो एक तरफ अभिवृद्धि की कुछ बातें लिख लीजिए और एक तरफ विकास की कुछ बातें लिख लीजिए, लाइन खींच के। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से क्या विकास है, 3 पॉइंट दे देगा। विकास चहुमुखी प्रक्रिया है, विकास बहुमुखी प्रक्रिया है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। तो उस कंडीशन में आप फंसे ना, आप हमारे विकास वाले पॉइंट याद रखिएगा और अभिवृद्धि वाले याद रखिएगा। कभी भी पेपर टीटी का बनाएगा, जब उसको विकास पूछने का मन होगा, 3 में से एक दिखाएगा, कहेगा कौन सा एक विकास का गुण है, तो 3 में भी आप एक पहचान लोगे। और कभी अगर उसको उपरोक्त सभी पूछने का मन होगा तो भी वो इसी में से 3 पॉइंट बनाएगा और नीचे लिखेगा उपरोक्त सभी, मार देना बिना सोचे समझे, ऐसे में समय बचेगा आपका। तो सबसे पहले अभिवृद्धि की बात करें तो लिखो, अभिवृद्धि का क्षेत्र, या और छोटा शब्दावली में लिखो अभिवृद्धि आंतरिक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? नहीं, सॉरी, आंतरिक नहीं, माफ करिएगा, अभिवृद्धि बाह्य होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? एक्सटर्नल, बाह्य। और विकास क्या होता है? आंतरिक होता है भैया। अभिवृद्धि सोरेनसन के अकॉर्डिंग अभिवृद्धि से अभिप्राय है जिसका मापन संभव है, दैट इज अभिवृद्धि। तो माप नहीं सकते वो अभिवृद्धि है। ठीक है,
लंबाई मापी जा सकती है, चौड़ाई मापी जा सकती है, रंग मापा जा सकता है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, सब कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी की नैतिकता नापी जा सकती है? देखने में बड़ा बदतमीज़ लग रहा था, लेकिन संस्कार उसके अंदर कूट कूट कर भरे थे। देखने में शक्ल से बड़ा अजीब टाइप का लग रहा था, बड़ा मासूम, लेकिन खतरनाक इतना था कि निकाला चाकू घोंप दिया। संवेगात्मक विकास, गुस्सा बर्दाश्त नहीं। देखने में बड़ा विशाल का है और हल्का डांट दिया तो बच्चों की तरह रोने लगा। क्या दिख रहा है किसके अंदर कितना संवेग है, कितना भाव है? अगर इसीलिए तो क्या मनोज बाजपेयी को कोई देख के कह सकता है कि ये हीरो हैं? कहीं से लगते हैं हीरो, लेकिन जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ कला क्या होती है? बहने लगती है। नहीं बहती है? कहीं भी खड़ा करवा लो उनको, चाहे जिस फॉर्म में खड़ा करवा लो, चाहे जौन सा रोल का, पुलिस वाला शरीर नहीं है लेकिन पुलिस वाला बना दो, देखो रोल फिर आप उसका। नहीं देखे? हमने तो देखी नहीं पिक्चर, आप लोग देखो तो बताया करो हमें, ठीक है? हैं हम टीवी नहीं देखते, गलती से कभी मान लो जैसे सत्संग नहीं, आसाराम वाला नहीं, सत्संग मान लो जैसे लगा रहे हैं और गलती से मान लो जैसे एकदम से आ गया तो अब गलती से देख लिए तो देख लिया, नहीं तो हम देखते देखते नहीं है। हम क्या देखते हैं? संस्कार चैनल देखते हैं। कौन सा चैनल? संस्कार ही देखना चाहिए, ठीक है? बाह्य का मतलब समझ गए, आंतरिक का मतलब समझ गए, क्लियर है? शरीर से संबंधित तो बाह्य, इससे मतलब तो जो दिखे ना वो विकास, जो दिख जाए वो अभिवृद्धि, ठीक है? चलो अगला लिखो, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि एकाकी होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? एकाकी। और ये सब हम ऑप्शन जो ये आपको हम जो लिखा रहे हैं ना, ये हम किसी किताब से लेकर नहीं आए हैं, ये हमने आपके लिए सर्वे किया है। कई सारे एग्जामिनेशन हॉल के पेपर देखे हमने, राजस्थान देखा, केरल देखा, उत्तराखंड देखा, यूपी टीईटी 11 साल जो आ रहा है वो देखा। उसके बाद जो भी अब तक अभिवृद्धि और विकास से पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन पेपर में बनाए हैं वो सब घसीट लाया हूँ। तो एक तरफ झेलो अभिवृद्धि, एक तरफ झेलो विकास। और अगर दोबारा कभी पेपर में आएगा भी तो ये इनसे ज़्यादा बढ़िया विशेषताएँ कोई हो सकती हैं? नहीं हो सकती, यही आएंगी। तो अभिवृद्धि क्या होती है? एकाकी होती है। और विकास क्या होता है? लिखो चहुमुखी होता है, चारों डायरेक्शन में एक साथ होता है। क्या होता है? चहुमुखी, या इसी को बहुमुखी भी लिख लेना भैया, कभी कभी बहुमुखी लिख के दे देता है। चहुमुखी और बहुमुखी। विकास क्या होता है? चहुमुखी और बहुमुखी होता है, ठीक है? क्लियर इतनी बात? ठीक। अब याद करो, बचपन में हमने आपको पढ़ाया था विकास के पक्ष, पढ़ाया था। विकास के कितने पक्ष होते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। लिखवाया था ये 5 पक्ष। ये विकास के क्या हैं? 5 ठो पक्ष हैं। और इन्हीं का विकास करा दो तो इंसान क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, ठीक है? इन्हीं का विकास क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। सुनो, यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो, कहते हैं कि अभिवृद्धि, अक्सर पेपर में पूछता है अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, दोनों है, कोई नहीं है। आता है कि नहीं आता है? यूपी टीटी में कई बार पूछा गया, ठीक? तो अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। लिख लो, अभिवृद्धि ओनली क्या है? मात्रात्मक, क्योंकि जो देखी जा सकती है उसी का मापन संभव है। जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसका मापन हम नहीं कर सकते। क्लियर? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। मात्रात्मक का मतलब, अच्छा बताओ, जो चीज़, क्या कोई किसी का संज्ञानात्मक विकास तौल सकता है कि इनके पास 30 किलो है, इनके पास 40 किलो है? क्या कोई किसी का सामाजिक विकास तौल सकता है कि इसको कितना समाज के बारे में सही गलत पता है? नहीं देख सकता। न किसी को किसी का भावात्मक विकास पता है, कौन कितना सहनशील है। बहुत से बच्चे आप में से भूखे प्यासे बैठे रहते हैं 11-12 बजे तक, जिनके दिमाग में सिर्फ एक चल रही, इमोशनल डेवलपमेंट इतना हाई लेवल का है, ना उन्हें भूख सता सकती है, ना उन्हें प्यास सता सकता है, ना उन्हें किसी की आलोचना सता सकती है, ना किसी का तिरस्कार, और ना ही वो किसी के बहकावे से उठ जाते हैं कहीं और के लिए। उनका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत तगड़ा होता है। जितने भी लोगों का इमोशनल डेवलपमेंट तगड़ा होता है उनको हिला पाना असंभव है। एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत गजब की चीज़ है। जिसके अंदर डेवलप्ड हो गया वो किसी भी परिस्थिति में आराम से खड़ा होकर हैंडल को, सिचुएशन को बड़े प्रेम से हैंडल करता है। और आपने देखा बहुत लोग खड़बड़ा जाते हैं, अब का होई, हाथ पैर सब फूल जाते बहुत लोगों के। तो अंदर से इमोशनल जितना आप स्ट्रांग होंगे, आप गर्मी में बैठ के पढ़ सकते हो, आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं। बहुत जने कह रहे बहुत गर्मी लग रही, चलो यार यहाँ से, चलो जल्दी चलो। इमोशनली अंदर से मजबूत नहीं है, उनको ना ठंडी झेलने की दम है ना गर्मी झेलने की। इसीलिए गांव के बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो वातावरण से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और इमोशनली बहुत स्ट्रांग। ठंडी में भी देख लेना, अभी दिसंबर में आप देख लेना,
वो ऊपर खाली बनियान पहनते हैं, नीचे कुछ नहीं पहनते, और डंडी लिए शोध किया करते हैं झाड़ी में। पता नहीं सुबह सुबह कौन सा शोध चलता है। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमको रास्ते में दिखते हैं 2-4 घर में बच्चे छोटे छोटे, उस सुबह 6 बजे उठ जाते, पता नहीं कोहरम क्या करा करत, और लिए डंडा लिए, पता नहीं वो झाड़ी में क्या कर रहे हो। और उनका सिस्टम कितना बढ़िया है, नीचे से ठंडी खींच रहे हैं और यहाँ से ठंडी बहा रहे हैं, डायरेक्ट चलता रहता है, इनपुट आउटपुट चलता रहता है, और वो स्वस्थ रहते हैं। और शहर के बच्चों को चाहे जितना तुम कंबल के अंदर घुसेड़ दो, भाच्चे से छींक मारन लगा, दुल्हन तुम ध्यान नहीं दे रही हो, कमेंट यही आवत, दुल्हन ढक के रखो, दुल्हन फिर ढक लेती हैं कायदे से, ठीक है। दुल्हन क्या करें, बच्चे घुसेड़े तो हैं लेकिन फिर ठंडी पकड़े। तो जितना वातावरण के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना इमोशनल डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा, और जितना इमोशनल डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा उतने आप शक्तिशाली आदमी बनोगे, समझ रहे हो। इसीलिए विकास दिखाई नहीं देता। हम कौन सा विकास करा रहे हैं आज की डेट में? संज्ञानात्मक। कौन सा विकास? ओनली संज्ञान। पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, घर में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, टीचर से पढ़ो, पापा से पढ़ो, मम्मी से पढ़ो, 24 घंटा पढ़ते रहो। तो ये सब विकास कहाँ जाएंगे भैया? अब बाद में लड़का पढ़ लिख के चला जाता है इंग्लैंड, मम्मी पापा भूखे मर रहे हैं, कोई इमोशनल डेवलपमेंट नहीं। और पहले के मम्मी पापा छोड़ दें अपने मम्मी पापा को, तो बताओ तुम हमसे। और आजकल के लड़कों को देख लो, बहुरियों को लेगवा, नाती पोता के तो सपना देख रहे हैं माँ बाप। सुख कहाँ मिलता है भाई? क्या मतलब ज़िंदगी पैसे ही कमाना है, लोग चले जाते हैं, कोई इमोशनल टच नहीं है आज की डेट में। बताओ किसी को इमोशनल टच किसी से नहीं है। और नहीं, पहले देख लो, इतना इमोशनल टच होता था कि थोक के भाव में क्या होते थे, चाचा चाची, बुआ, मझली बुआ, बड़कई बुआ, छोटकई बुआ, पतरी बुआ, जिले वाइज बुआ हो जाती थी। और आज की डेट में पिताई जी हो जाएं बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में केवल पिताई जी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं समझ रहे हैं? तो आज की डेट का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मोमोज, चाउमीन, टिक्की, बतासा खाते हैं। और ख़ास तौर से जितनी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, इन लोग आगे अभी आपको बहुत जिम्मेदारियों का वहन करना है। इसलिए खाने पीने में क्या करिए, सुधार लाइए। समझ रहे हैं बात को? नहीं लाएंगे सुधार तो बाद में फिर मोमोज बन जाएंगे। चलिए, मोमोज बहुत खाती हैं आजकल आप लोग, मोमोज मत खाइए, ठीक है। और जब तक सुपर टेट ना हो जाए मोमोज मत खाइएगा। चलिए देखिए, अब पूछता है विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास कैसी प्रक्रिया है? डबल प्रक्रिया है। ये मात्रात्मक नहीं है, ये है अभी आप कह रहे थे कि मात्रात्मक में दिखना चाहिए तो विकास तो दिखता नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। तो ये मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। इसकी वृद्धि दिखाई, तारे क्या हैं, गुणात्मक है कि नहीं? गिन सकते हो? जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाती है, गुणात्मक हो जाती है। समझ गए? तो लिख लीजिए, विकास जो होता है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। अक्सर पूछता है विकास है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों? कोई नहीं। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों कोई नहीं, तो क्या लगाइएगा, दोनों होता है। विकास इंडिविजुअल दोनों, और इन्हीं में से आएंगे, कोई बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। देखो इनकी वजह से, इन चार की वजह से क्या होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि इसमें हम काउंट नहीं कर सकते किसका कितना भाव है, कितना नैतिक है, कितना सामाजिक है, कितना संज्ञानात्मक है, हम नहीं काउंट कर सकते। लेकिन एक चीज़ तो काउंट कर सकते हैं, शारीरिक विकास। इसीलिए मजबूरी में विकास को क्या कहा जाता है, मात्रात्मक। अदरवाइज तो ये पूरा क्या है, गुणात्मक। समझ गए बात को? तो विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला लिखिएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये अक्सर पूछा जाता है, विकास किस सिद्धांत पर काम करता है? विकास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे काम करता है। विकास के 7 से 8 सिद्धांत होते हैं, हम सब लिखाएंगे आपको, जिसमें से एक सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास के निरंतरता का सिद्धांत, तो याद रखिएगा विकास किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये सतत या हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। लिख लो, जीवन, अक्सर पेपर में यही पूछ लेता है, विकास है, एक ऑप्शन रहता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वही पॉइंट लिखा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में या तो दिखेंगे या तो आ चुके हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है प्रक्रिया, कौन सी, विकास। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अक्सर पेपर में पूछा गया है, विकास सदैव चलने वाली प्रक्रिया किस सिद्धांत पर विकास के काम करती है, तो एक ही सिद्धांत है, लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत, विकास का निरंतरता का सिद्धांत, ये पूछा गया यूपी टीईटी में ही पूछेगा। विकास सदैव चलने वाली प्रक्रिया किस सिद्धांत से संबंधित है विकास के, तो वहाँ दे देगा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, परस्पर समन्वय का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो क्या मारोगे, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। इतना हो गया, चलिए इसको मिटा दिए। और ये लिख लीजिएगा, ये प्रारंभ, ये एक समय के बाद क्या होती है, अभिवृद्धि रुक जाती है। अभिवृद्धि क्या होती है,
ये निश्चित समय के बाद, ये निश्चित समय तक चलती है, ठीक है, निश्चित समय होता है इसका, उसके बाद अभिवृद्धि नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग भाई वो चुड़ैल उड़ैल तो है नहीं कि खून पी पी के अपनी अभिवृद्धि बढ़ाएंगे, जैसे होता है ना अमावस की रात में चुड़ैल खून पीती हैं तो फिर उनका सेल्फ डेवलपमेंट और तेज़ हो जाता है और वो खूब सुंदर दिखने लगती हैं ना, ऐसा पिक्चरों में दिखाते हैं। आजकल तो अच्छे अच्छे सीरियलों को बर्बाद कर दिया चुड़ैलों ने। अब पता नहीं कौन सा ज़माना आ गया, 21वीं सदी में चुड़ैलें आ गई सीरियलों के अंदर। अरे वास्तविक वाली चुड़ैलें ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसमें, अवास्तविक वाली चुड़ैलें कहाँ से ले आए? नहीं देखा, एक आता था लंबी लंबी चोटी रहती थी उसमें, पता नहीं क्या दिखाते हैं सब। आज 21वीं शताब्दी में ये सब दिखा रहे हैं, हमने देखा नहीं, हम एक दिन गलती से देख लिए थे, ठीक है। हम कहे चुड़ैल वाला कहाँ से आ गया इसमें। चलिए जीवन पर्यंत, हाँ पता नहीं क्या, हम यही बीच में नोटिस कर रहे थे। एक तो सीरियल का मामला बहुत गड़बड़ होता है, चलिए बस सर भी आ गए, एक दो पॉइंट और लिखा के हट जाएंगे। एक तो सीरियल वाला मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, ठीक है। सीरियल मत देखिएगा, और आप सब लोग तो कतई मत देखिए, क्योंकि आप तीनों को ज़्यादा शौक रहता है सीरियल देखने का, है ना। सीरियल मत देखना, सीरियल की विपदा बहुत कठिन है। सीरियल केवल जो है दिमाग ख़राब करती है और कुछ नहीं। अब अगर तुम मान लो सुनीता को चुराने गई, हम भाई किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। इसीलिए ऐसा नाम ढूंढा है कि 21वीं सदी में किसी का ना हो, ठीक है। चमेली रख दें, मान लो चमेली जो है गई किसी ऊपर, सीरियल चल रहा है, चमेली को एक पत्र चुराना है, सामान चुराना है, वो गई ऊपर, अब पत्र चुरा रही है, पत्र चुरा लियो तो भाग जाओ। तो चमेली वहाँ बैठ के सोची हैं, अब मैंने पत्र चुरा लिया है तो अब मेरी सास क्या सोचेगी, वो अभिनव को बता देगी कि ये उत्तम। अभिनव नीचे चढ़ना शुरू कर दिए थे, खड़बड़ खड़बड़ म्यूजिक बजता रहता है, अभिनव चढ़ रहे हैं ऊपर, वो पढ़ रही है, अभिनव चढ़ रहे हैं ऊपर, सोच रही है उत्तम टू बी कंटिन्यूटेड। बस अब अगले दिन आप तैयार खाना वाना बना के, अब क्या होगा आगे, क्या वो उसको पकड़ पाएगा, जानने के लिए देखिए आगे, है ना। क्या बवाल है फालतू का, है ना। पता लगा उतनी देर तो टीटी तैयारी कर लो तो कुछ भला हो जाए, है ना। वो अभिनव पकड़े ना। और एक सीरियल आपको बताऊँ 2019 में, बस